अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज मेंस रिया। मेंस रिया क्या होता है एंड इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग मेंस रिया अंडर आईपीसी एंड बीएनएस? इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इंग्लिश लॉ में मेंस रिया की पोजीशन क्या है, ओके, एंड इंडियन लॉ में इसकी क्या पोजीशन है, इसको भी हम एग्जामिन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मीनिंग ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया का जो सिंपल मीनिंग है वो है गिल्टी माइंड, यानी इसका लिटिल इंटरप्रिटेशन विल बी गिल्टी माइंड। अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए दैट अ क्राइम कैन नॉट बी कमिटेड अनलेस द एक्यूज्ड पर्सन हैज अ गिल्टी माइंड और हैज मेंस रिया। बट वी हैव सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल। इसको हम आगे जाके एग्जामिन करेंगे। यानी कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी होते हैं मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी proved by the prosecution to get the accused person punished. Okay, इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। अब यहाँ पे हमको एक मैक्सिम के बारे में पता होना चाहिए। मेंस रिया is based upon this particular maxim, which is actus non facet reum। जिसी मेंस सिट रिया, इसका मीनिंग है that an act cannot be guilty विदाउट गिल्टी माइंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्ट और मेंस रिया के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, यानी क्रिमिनल एक्ट को आप कमिट नहीं कर पाओगे अनलेस यू हैव गिल्टी माइंड। ओके, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड इसके अलावा हमको ये भी पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग मेंस रिया अंडर क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में अगर आपको किसी को भी पनिशमेंट देनी है तो मेंस रिया की रिक्वायरमेंट की होती है, इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट अ क्राइम इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी इटसेल्फ। क्राइम इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी इटसेल्फ एंड अ क्राइम शेक्स द कॉन्शियस ऑफ सोसाइटी एज अ होल। अगर एक क्राइम कमिट होता है तो ये हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट कमिट होता है, एंड दैट इज व्हाई आप देखोगे कि जब भी एक क्रिमिनल ऑफेंस कमिट होता है तो हमेशा ऐसे लिखा जाता है स्टेट वर्सेस XYZ। यहाँ पे स्टेट ही विक्टिम के बिहाफ पे केस को लड़ता है, बिकॉज ऑफ सोसाइटी स्टेट को एम्पावर कर रही है। सोसाइटी इज एक्चुअली एम्पावरिंग द स्टेट टू फाइट दीज केसेस बिकॉज क्राइम इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी इटसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई स्टेट फाइट्स द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द सोसाइटी। जब भी आप देखोगे एक क्राइम कमिट होता है तो विक्टिम के बिहाफ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को फाइट करते हैं। अब कौन सा एक्ट ऑफेंस होना चाहिए एंड कौन सा एक्ट ऑफेंस नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी सोसाइटी ही डिसाइड करती है। सोसाइटी ओनली डिसाइड्स दैट व्हिच एक्ट शुड बी एन ऑफेंस एंड व्हिच एक्ट शुड नॉट बी एन ऑफेंस। देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस where the act is criminal but the society chooses to not punish the accused person, यानी कुछ इंस्टेंस ऐसे होते हैं जहां पे एक क्रिमिनल एक्ट तो कमिट हो रहा है लेकिन यहाँ पे एक्यूज पर्सन को पनिश नहीं किया जाता है। दिस इज बिकॉज इन सर्टन केसेस देयर इज नो मेंटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्यूज पर्सन while he is committing the criminal act. This happens because the criminal act of the accused does not shake the societal conscience, and that is why such acts are not punishable. Okay, यानी कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल ऑफेंस तो होते हैं लेकिन उस पर्टिकुलर केस में एक्यूज को पनिशमेंट नहीं मिलती है बिकॉज उस पर्टिकुलर केस में सोसाइटल कॉन्शियस इज नॉट अफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, ए इज एन अनसाउंड पर्सन एंड ए यहाँ पे बी का मर्डर कर देता है। अब यहाँ पे एक क्रिमिनल एक्ट तो हुआ है बट इन दिस केस ए की कोई मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। हम बोल सकते हैं कि ए का यहाँ पे मेंस रिया नहीं था, गिल्टी माइंड नहीं था। Okay, and that is why in this particular case
इन दिस पर्टिकुलर केस ए विल नॉट बी पनिश्ड, ए को यहाँ पे एक्विटल मिल जाएगा। अब आगे जाके देखोगे दैट ए विल गेट द बेनिफिट ऑफ वन ऑफ द जनरल एक्सेप्शंस। हम बीएनएस और आईपीसी में देखेंगे देयर आर सर्टेन जनरल एक्सेप्शंस, एंड अगर आपके केस में जनरल एक्सेप्शंस लगते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल बी गिवन कंप्लीट एक्विटल। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। मैं थोड़ा सा धीरे इसलिए बोलता हूँ सो दैट यू मेक दीज नोट्स। जिस लैंग्वेज में आपको मैं नोट्स को डिक्टेट कर रहा हूँ उसी लैंग्वेज में आपको लिखना चाहिए, एंड यू शुड मेक दीज नोट्स इन अ प्रॉपर मैनर। तो हमको चीज याद रखनी है कि अगर एक एक्ट सोसाइटी में एलिमेंट ऑफ फियर पैदा नहीं कर रहा है एंड वो सोसाइटी की कॉन्शियस को थ्रेटन नहीं कर रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस सोसाइटी विल नॉट पनिश द एक्यूज्ड। अब अगर आप देखोगे बीएनएस हो गई या फिर आईपीसी हो गई, इनको हमारे लॉ मेकर्स ने इनैक्ट किया है। लॉ मेकर्स हैव इनैक्टेड फॉर एग्जांपल द भारतीय न्याय संहिता, एंड यहाँ पे लॉ मेकर्स इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज द सोसाइटी हैज परमिटेड, बिकॉज द सोसाइटी हैज permitted the lawmakers to make laws for the society as a whole, to make the laws for the society as a whole, and that is why we can say that society itself has legislated laws like Bharatiya Nyaya Sanhita और IPC। ओके, तो मैं बोल सकते हैं कि सोसाइटी ने ही इन लॉज को इनैक्ट किया। अब you will see that in England there is requirement of mens rea, for every offense। हर ऑफेंस के लिए अगर आपको एक्यूज को पनिश करवाना है तो यहाँ पे मेंस रिया प्रूफ करना ही पड़ेगा। बट इन इंडिया वी हैव एक्सेप्शंस टू दिस रूल, एंड देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया इज नॉट देयर, and the accused can be punished even if there was no mens rea involved in the case. For example, the offense of rape, the offense of kidnapping. इसके अलावा the offense of bigamy or the offense of public nuisance. In these cases, there is no requirement of mens rea to be proved. Here, the accused can be punished. Even if there was no mens rea on the part of accused. For example, अब स्पेलिंग गलत होगी बिगमी की, it's BIGAMY। अब हमको बिगमी के बारे में पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड और वाइफ दूसरी शादी कर लेते हैं, यानी दे आर मैरिंग फॉर द सेकेंड टाइम इवन इफ देयर फर्स्ट स्पाउस इज अलाइव एंड द मैरिज इज स्टिल सबसिस्टिंग। सपोज ए इज अ पर्सन, ये बी के साथ मैरिड होता है एंड अभी शादी कंटिन्यू हो रही होती है, इसी दौरान ए ने सी से शादी कर ली, तो यहाँ पे ए ने बिगमी का जो ऑफेंस है ये कमिट कर दिए। अब यहाँ पे ए बोलता कोर्ट में जाके कि मैंने इसलिए किया था बिकॉज बी वॉज इम्पोर्टेंट, दैट इज वाई मैंने सी के साथ शादी कर ली है। वो बोलता है यहाँ पे कि मेरी कोई भी गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, स्टिल हम यहाँ पे ए को पनिश कर सकते हैं बिकॉज इन दी ऑफेंस ऑफ बिगमी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया। यहाँ पे कोई भी आपके पास रीजन हो, आप यहाँ पे शादी दूसरी नहीं कर सकते हो इफ योर फर्स्ट मैरिज इज कंटिन्यूइंग। तो ये कुछ ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन ऑफेंसेस को हम बोलते हैं ऑफेंसेस हैविंग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इनको हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस बोलते हैं, यानी यहाँ पे मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑफेंस। ओके, अब ऑफेंसेस दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। फर्स्ट आर फॉल्ट बेस्ड ऑफेंसेस एंड सेकेंड आर नो फॉल्ट बेस्ड ऑफेंसेस। जो फॉल्ट बेस्ड ऑफेंसेस होते हैं यहाँ पे मेंस रिया को प्रूफ करना इज मैंडेटरी, लेकिन अगर आपका केस आता है नो फॉल्ट बेस्ड ऑफेंसेस के अंडर तो यहाँ पे मेंस रिया को प्रूफ करना इज नॉट मैंडेटरी। और जो हमारे रेप, किडनैपिंग और बिगमी के ऑफेंसेस हैं इनको हम नो फॉल्ट बेस्ड ऑफेंसेस बोलते हैं। नॉर्मली यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे मेंस रिया को प्रूफ करना इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे एक्ट कमिट होना इन इटसेल्फ विल बी एन ऑफेंस। अब यहाँ पे हमारे सामने केस आता है आर वर्सेस प्रिंस का,
This was an English case. In this case, it was held that kidnapping is a strict liability offense. And here the accused cannot say that. Here the accused cannot say that he did not have the intention to kidnap the child. यहाँ पे accused ये नहीं बोल सकता है कि इस बच्चे को किडनैप करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी. यहाँ पे अगर किडनैपिंग का एक्ट कमिट हुआ है तो मेंस एरिया कोड नहीं देखेगी. Upon this subject, we have the case of State of Maharashtra versus Mayor Hens George. State of Maharashtra versus Mayor Hens George. This is an Indian case and यहाँ पे भी strict liability offences के बारे में बात करी गई. अब this case was decided by the ratio of 2:1. 2:1 के रेशियो से जजमेंट को पास किया गया था and it was passed in 1964. अब इस केस में हुआ क्या था that there was a rule that if you have gold on your body, then there is no requirement of declaring. There is no requirement of declaring this gold to the authorities. यानी अगर आप गोल्ड पहन के आ रहे हो एयरपोर्ट पे तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आप इस गोल्ड को डिक्लेयर करो टू द अथॉरिटीज. अब just before the incident, this rule was changed. And now the persons will have to declare the gold on their body as well. यानी अगर आप फिजिकली गोल्ड को पहन के आ रहे हो, इस गोल्ड को डिक्लेयर करना पड़ेगा. अब एक दिन पहले रूल चेंज हुआ था and here the accused was not aware of this rule. accused को इस रूल के बारे में नहीं पता था and उसका मुंबई में स्टॉप ओवर होता है, उसकी फ्लाइट का स्टॉप ओवर होता है इन मुंबई and obviously he did not declare the gold on his body. अब in this particular case the accused was arrested and later on in court the accused pleaded, I was not aware of this law and I had no mens rea in this case. अब in this particular case the Supreme Court held that ignorance of law is no excuse and it was held that FERA is an offense of strict liability. FERA एक्ट के अंडर एक्यूज को पनिश किया गया था एंड कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया था दैट FERA इज एन ऑफेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. तो आपको एक केस यहाँ पे पता होना चाहिए. इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए दैट हाउ यू विल प्रूव मेंस rea इन द केस. आप मेंस rea को प्रूव कैसे करोगे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. अब ऑफेंस से पहले एक्यूज के दिमाग में क्या चल रहा था या आप उसके एक्ट से ही पता लगा सकते हो. यू कैन नो अबाउट द मेंस rea इन द केस by seeing the conduct of the accused and actus reus of the accused. Apart from that, you can also see the gestures or statements of the accused. To know about the presence of guilty mind of the accused in the case. यानी आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक्यूज का जो एक्ट है इसी से आप पता लगा पाओगे कि केस में मेंस rea था या फिर नहीं था. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को 6 बार चेस्ट में गोली मारी है. ए हैड शॉट बी 6 टाइम्स इन द चेस्ट. अब यहाँ पे ए का जो मेंस rea है उसको हम पता लगा सकते हैं ए के एक्ट को देख के. अब यहाँ पे ए के एक्ट को देख के यही पता लग रहा है कि ही हैड द इंटेंशन टू किल बी. तभी ए ने यहाँ पे 6 बार बी को गोली मारी है. तो यू कैन राइट दैट द कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड विल मैनिफेस्ट हिज मेंस rea. कंडक्ट हमको मेंस rea के बारे में बताएगा. तो मेंस rea के कॉन्सेप्ट के अंडर हमको ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए.